हेलो गाइस। चलो पढ़ते हैं अपने भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक की। और मैं आपको ये बुक कंप्लीट करूंगा। इसमें टॉपिक वाइज लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ जो बात मैंने राष्ट्रपति की है वो आप केंद्रीय स्तर की बात। तो सबसे पहले हम जो केंद्रीय स्तर पर जो भी होते हैं उनके बारे डिटेल से पढ़ेंगे। उनका कार्यकाल कितना होता है, उनके पास शक्तियाँ कितनी होती है और कौन से अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रपति को लेकर चल रहे हैं। अपने पास में एक क्वेश्चन आता है, जैसे अगर आप छोटे लेवल का एग्जाम दो तो उसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे बड़ा संविधान या सबसे लंबा जो संविधान है वो किसका है। तो किसका नाम आएगा? भारत का। और उस भारत के संविधान के अंदर हमारे पास में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। और जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। होता है ना कि कभी कभी जैसे मान लो किसी भी राज्य के अंदर अगर सरकार गिर जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। ये बात आपने सुनी होगी, जो अनुच्छेद 356 के तहत, क्योंकि भारत में 3 आपातकालीन स्थिति लगती है, 352, 356 और 360। जहां पर 352 होता है वो आपका बाहरी आक्रमण अगर होता है उसकी वजह से क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिससे कारण राष्ट्रपति को अपना शासन लगाना पड़ता है। तो बाहरी आक्रमण की वजह से अपने भारत में राष्ट्र शासन लगता है और वो अनुच्छेद 352 के तहत। उसके बाद में अनुच्छेद 356 होता है कि किसी भी राज्य के अंदर अगर प्रशासन जिस भी सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार है उस राज्य के अंदर अगर वो सरकार गिर जाती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो वहां पर भी क्या होगा कि उसके बाद में 6 महीने के अंदर अंदर वहां पर चुनाव वापस करवाया जाएगा और जिससे क्या होगा, एक नई सरकार का गठन होगा। और उस टाइम पीरियड तक जब तक सरकार नहीं बनती, सरकार गिरने के बाद में जब तक सरकार नहीं बनती तब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो यहाँ पर हमने 2 चीजें पढ़ी कि भारत के संविधान के अंदर राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है और यह बात भी कही गई है कि भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है। उसके बाद में देखो क्या दे रखा है कि संघ की कार्यकारी शक्ति, कि संघ की जितनी शक्ति होती है किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास में। आइए देखो, किसी भी राज्य के अंदर जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की जितनी भी शक्तियां जो होती है, जो भी पार्टी वहां रहती है, जो पार्टी गिर जाती है, जो आगे सरकार गिर जाती है, तो केंद्र के अंदर राष्ट्रपति के पास में चली जाती है। तो वहां पर उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति का अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति वहां पर उस वहां की जो लोग है, पब्लिक है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जितनी शक्तियां वो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं सर। तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रपति के लिए यही बात कही थी। और ऑल इंडिया के अंदर जब बाहरी आक्रमण होता है तब भी राष्ट्रपति शासन लगता है। तो यहाँ पर तीसरी बात क्या है कि संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। और राष्ट्रपति जो होता है वो एक आपका नाम मात्र का कार्यकारी होता है। मतलब जितने भी काम होंगे, जितने भी कार्य होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन वो करेगा कौन? जिसकी पार्टी, जैसे लोकसभा के अंदर जिसकी सरकार होगी वही वो कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति क्या होता है? आपका नाम मात्र का कार्यकारी होता है। अभी हमने एक पिछले वीडियो अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने एक बात मैंने कुछ बताया था कि जो केंद्र होता है, केंद्र में संसद है, तो संसद के 3 अभिन्न माने गए हैं अपने पास में। पहला था राष्ट्रपति, दूसरा अपने पास में लोकसभा और तीसरा क्या था? राज्यसभा। जहां पर राष्ट्रपति को संसद का अंग माना गया है, जबकि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का और ना ही राज्यसभा का, इन दोनों में से किसी का भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो देखा जाए तो जैसे केंद्र के अंदर संसद होती है और राज्यों के अंदर विधानमंडल होता है, तो संसद के अंदर 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और साथ में जो राज्यों के अंदर विधानमंडल है उसमें विधानसभा और विधान परिषद। उन 4 सदनों हो गए, 2 आपके केंद्र स्तर पर हो गए, 2 आपके राज्य स्तर पर हो गए। दोनों सदनों के सदस्य, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या अपने पास सामने निकल गया है कि राष्ट्रपति एक नाम मात्र का कार्यकारी होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और वो राष्ट्रपति कैसे बनता है। तो देखो,
संसद के दोनों सदनों के सदस्य व राज्यों के विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो संसद के दोनों सदनों, मतलब संसद के दो सदन, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य और साथ में राज्यों के विधानसभाओं के चुने गए सदस्य, विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। तो ये दोनों सदन जो है, दोनों स्तर की, जो संसद जो आपके केंद्र स्तर की और राज्य स्तर की जो सदस्य होते हैं, उन सदनों के वो सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव, जो अब राष्ट्रीय चुनाव करने में भाग लेते हैं। आगे देखो, अब इसमें ये लोग भाग लेते हैं, कौन लोग भाग नहीं लेते हैं वो देखिए। कह रहा है कि दोनों सदनों के नामित मतलब मनोनीत सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव करने हैं उनको मनोनीत किया जाता है। जो किसी जैसे मान लो सामाजिक कार्यों के अंदर या खेल कूद के अंदर जो आपके गेम्स वगैरह, उनमें जो फेमस होते हैं लोग, उनके नाम का उन लोगों को मनोनीत किया जाता है। या फिर आम जो होते हैं वो, तो दोनों सदनों के नामित यानी मनोनीत सदस्य गण और राज्य विधानसभाओं के नामित सदस्य जिनको मनोनीत करते हैं वो, और विधान परिषदों, क्योंकि अब विधान परिषद की बात आ गई, तो देखो कई राज्यों के अंदर क्या है कि विधान परिषद है और कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। जैसे मैं राजस्थान राज्य की बात करूं तो राजस्थान राज्य के अंदर क्या है, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। कहने का मतलब राजस्थान राज्य के अंदर सिर्फ ओनली विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो जिस राज्य के अंदर यानी विधानमंडल, क्योंकि राज्य में होता है विधानमंडल, तो जिस राज्य के अंदर अगर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, क्या कहते हैं, दोनों है, तो वहां पर किस प्रकार की व्यवस्थापिका होगी, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होगी। और जहां पर सिर्फ ओनली विधानसभा ही है, केवल और केवल विधानसभा ही है, तो वहां पर क्या होगी, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होगी। अब जैसे मैं राजस्थान राज्य की बात करूं तो राजस्थान राज्य के अंदर क्या है, केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि राजस्थान राज्य के अंदर एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। अब आगे देखिए, तो आगे के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ही नहीं लेते। कहने का मतलब ये हो गया कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आगे देखो राज्य की बात करें तो इसमें क्या है, अब राज्य जो शब्द है उसमें कौन कौन शामिल हो रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो क्या है अपनी दिल्ली है तथा पुडुचेरी, ये राज्य शब्द है, तो ये भी इसमें शामिल है। एक अब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखिए। राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधि की एकल प्रणाली के द्वारा होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है वो कैसे होता है, एकल हस्तांतरणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन है। आगे क्वेश्चन ये बन सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य व राज्यों के विधानसभाओं के चुने गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते, तो इसके लिए क्या होगा कि दोनों सदनों के नामित यानी मनोनीत सदस्यगण राज्य विधानसभाओं के नामित सदस्य और विधान परिषद जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में हो के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद में देखिए कि साथ में कहना कि इसके जो आपकी योग्यता है वो आपकी योग्यता क्या होगी कि पहला पॉइंट है कि वह क्या होना चाहिए, आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी कि पहले पॉइंट में क्या कहा गया कि जो अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो क्या होगा, पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी उसके लिए कंडीशन क्या है कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर सको। अगर जो व्यक्ति 35 वर्ष का होता है वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य है। तीसरा क्या है कि लोकसभा की सदस्य पात्रता, कहने का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है वो लोकसभा का सदस्य यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जितनी उम्र सही होती है उतनी उम्र होनी जरूरी है। चौथा पॉइंट क्या कहना है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। मैंने वही बात ऊपर समझाई थी कि राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जैसे लोकसभा होगी और राज्यसभा
ये अपने पास में होता है केंद्र स्तर पर यानी संसद। दूसरा अपने पास में अगर राज्य स्तर की बात की जाए वो केंद्र स्तर पर था और ये कहां पर है राज्य स्तर पर। और राज्य स्तर पर क्या होता है विधानमंडल और उससे भी कुछ विधानों में क्या होता है अपने पास में एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ये जितने भी सदन है उनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि राष्ट्रीय चार चीज तो आ गई कि भारत का पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। साथ में तीसरी कंडीशन क्या है कि वो लोकसभा की सदस्यता रखने योग्य पात्रता उसके पास में होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। आगे चलिए पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब होता है कि जब भी आप सरकारी अगर मान लो गवर्नमेंट के अंदर अगर अधीन होते हो किसी पोस्ट पर होते हो तो आप लाभ के पद पर नहीं रह सकते। राष्ट्रपति जो होता है वो कभी लाभ के पद पर नहीं हो सकते। पॉलिटिशियन के अंदर जितने भी जो भी लोग हैं जो भी राजनेता वगैरह हैं वो सब क्या है किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। साथ में जो राष्ट्रपति के जो भत्ते वगैरह उनके कितनी सैलरी मिलनी चाहिए उनके क्या उसके विशेषाधिकार है वो सब किसके द्वारा तय होते हैं संसद के द्वारा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि आगे परिलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाएगा कि संसद ही निर्धारण करती है इस चीज का कि राष्ट्रपति के पास में कितने अधिकार होने चाहिए उनको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए उनके पास में क्या क्या होना चाहिए। पदच्युति की बात करते हैं। देखो पदच्युति देखते हैं। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने पास से पदच्युति। इसका मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हो सकती है या फिर कैसे राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद में किसी दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होना चाहिए। तो कुल मिला के देखते हैं पदच्युति का मतलब क्या होता है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है 5 वर्ष का होता है। यानी कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है। 5 साल के बाद में वो उसको अपना पद छोड़ना होता है। और तब तक ये क्या होता है कि जब तक दूसरा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर नहीं आ पाता है तब तक वो राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। और तीसरा त्याग पत्र। राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति देता है और जो उपराष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित वह त्याग पत्र। कहने मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति ने जो अपना त्याग पत्र जिसको दिया किसको उपराष्ट्रपति को तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा कि वह त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाता है। क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति देता है तो उपराष्ट्रपति क्या करता है कि उस त्याग पत्र को लोकसभा अध्यक्ष को भेज देता है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन अपने पास है ओम बिड़ला जी। उसके बाद देखो अब क्या होता है ये स्थिति होती है कि जब राष्ट्रपति खुद चाहता है। अब राष्ट्रपति अगर मान लो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या किया जाए। तो जब भी राष्ट्रपति उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ क्या लाया जाएगा महाभियोग लाया जाता है। तो राष्ट्रपति जब संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति के खिलाफ वहां आपका महाभियोग लाया जाएगा। अब महाभियोग क्या होता है कि संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोपित किया जा सकता है कि मतलब कोई भी सदन जैसे राज्यसभा और लोकसभा और आपके अंदर राज्यसभा दोनों सदन होते हैं उनमें से अगर संसद किसी भी सदन ने ये कह दिया ना अगर उन्होंने उन राष्ट्रपति पर ये आरोप लगा दिया कि राष्ट्रपति जो है अपने संविधान के प्रावधानों क्या कर रहे हैं उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए उनको महाभियोग लाया जाएगा। उसमें क्या होता है कि जिस सदन में आता है उसमें से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी होने चाहिए। अब वो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने के बाद में क्या होता है कि वो आगे बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पर एक तो रहता है कि सूचना जब उन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा तो राष्ट्रपति को 14 दिन 14 डेज से पहले सूचना देनी पड़ती है। उसके बाद सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा महाभियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद इसे दूसरे सदन में अभियोगों की जांच के लिए भेजा जाता है और ऐसी जांच के लिए राष्ट्रपति को उपस्थित रहने या कोई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। कि जब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तो उसमें जो सदस्य हो जितने भी उस सदन के कुल सदस्य जो भी होते हैं उन सभी सदस्यों का 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए उस पर महाभियोग विधेयक पारित
कर दिए जाने के बाद मतलब इतने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है और इसे दूसरे सदन में भी उपयोगी जांच के लिए भेजा जाता है, जैसे हम राज्यसभा भेज देंगे तो क्या होगा कि वो अगर वहां जांच होती है और अगर ये पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने संविधान के जितने प्रावधान हैं उन प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। और जिस दिन महाभियोग उसका दूसरा सदन ठीक समझे, आगे देखो कि दूसरा सदन ठीक समझे और अपने सदस्यों की कुल संख्या के वही 2/3 सदस्य, कितने 2/3 सदस्य बहुमत द्वारा महाभियोग विधेयक पारित कर देता है तो विधेयक पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति को पदच्युत माना जाएगा, मतलब उनको आपकी जो हटा दिया जाएगा। आगे देखो अब एक कंडीशन और होती है कि अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाए, अचानक आकस्मिक जो मृत्यु होती है और या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिया या उन्होंने पद छोड़ दिया, पदच्युति या कोई अन्य स्थिति में स्थान रिक्त होता है, यानी कहने की बात है कोई ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि उसके जितने भी कार्य जब तक नया राष्ट्रपति आएगा तब तक उसके जितने भी कार्य हैं जितनी भी शक्तियां हैं सब कौन करेगा, उपराष्ट्रपति देखेंगे। तो बीमारी या विदेशों में बीमारी हो जाए तो अनुपस्थित रहेगी या फिर अन्य कोई कारण उसके लिए भी क्या होता है कि उपराष्ट्रपति देखता है, तब तक वही नौकर संभालता है। और अगर मेरे समय निधन हो जाता है उनका तो क्या होता है 6 माह के अंदर अंदर क्या होना होता है, राष्ट्रपति का चुनाव वापस करना पड़ता है और जिसके तहत क्या होगा कि 6 महीने तक के कार्यकाल के अंदर उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति के पद को संभाले। राष्ट्रपति से संबंधित सभी संदेहों और विवादों का निराकरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम होता है। कि राष्ट्रपति के बारे में जो भी चीजें होती हैं, जो भी घटनाएं वगैरह या फिर उनके पास कोई भी आरोप है, उन सभी आरोपों का निर्णय कहाँ होता है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही होता है। जितनी प्रॉब्लम्स आई, जितने भी समस्या, उन सभी का समाधान कहाँ पर होता है, अपने पास में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। और उस सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या होगा, एक आपका अंतिम निर्णय होता है। आज हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है उसका राष्ट्रपति का क्या होता है, राष्ट्रपति संविधान में क्या कहा कि राष्ट्रपति के बारे में सब चुनाव कैसे होता है, उनकी योग्यताएं कैसी होती है और उनके पदोन्नति के लिए क्या प्रोसेस है, ये सब हमने आज पढ़ा। अब आगे के जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा कि राष्ट्रपति के पास है कितनी शक्तियां नहीं है, वो आपको देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना बेटा। अब आपकी एम लक्ष्मी, अब बात करते हैं जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है आपकी, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था इसका नाम है, वो बुक आपको पूरी बुक करवाई जाएगी। कंप्लीट बुक आपको यहाँ पर एकदम छोटे मतलब शॉर्ट फॉर्म में एक नोट्स के तहत, बढ़ोगी तो बहुत लंबी होगी, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज वगैरह बताई जाएगी, नोट बना सकते हो आप आराम से। और जहां पर क्या होगा कि आप यहाँ से जो वीडियो देख लेते हो, नोट्स ना लेते हो, तो कोई भी कंपटीशन लेवल हो आपका, आराम से जो भारतीय राज्य पॉलिटिक क्वेश्चन आएंगे तो आराम से पॉलिटिक्स साइंस का आराम से आप कर सकते हो। तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, और जो हमारे चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए आपके जो भी दिक्कत है, जैसे कोई ऐसे क्वेश्चन वगैरह है वो बेटा कमेंट में आप लिखिए। और साथ में हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी सिचुएशन, तो आप मेरे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। और जहां आपको मैसेज छोड़ना है, कॉल नहीं करना है, बिजी शेड्यूल रहता है, जैसे टाइम मिलता है आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा आपको। तो एक बार आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो जहां पर आपको जब चाहो आप मेरे पास मैसेज छोड़ सकते हो, 82907099 और 19। ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जब भी आप मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो तो उस मैसेज के अंदर क्या करना है, आपको अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पिताजी का नाम, आपका स्टेट क्या है, सब कंप्लीट लिख करके मेरे पास सेंड करोगे ताकि मैं नंबर शेयर वगैरह कर सकूं, ताकि मेरे पास जब भी नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई मैसेज आता है तो मुझे पता चले कि हाँ मेरे उस बच्चे का मैसेज आया, तो आपको हाथ उस चीज़ का उसी टाइम जवाब मिल जाता। अगर मैं कहीं लेक्चर ले रहा होता हूँ तो बेटा थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक कोशिश रहेगी आपको उसी दिन उसका जवाब मिल जाएगा। ऐसे ही आपके बहुत सारे वीडियो वगैरह देखने को मिलेंगे, तो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी हो, या फिर आपकी हिस्ट्री हो, या फिर आपकी इकोनॉमिक्स हो, या फिर आपके मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हो सभी सब्जेक्ट का आपके यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना बेटा, धन्यवाद।